तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि जो घर के अलावा जो बाकी जगह एयर प्योरीफायर की इस्तेमाल हो सकता है, जैसे डॉक्टर के चेम्बर, डॉक्टर के कंसल्टेशन रूम, फिर आपके जैसे छोटे ऑफिसेस होते हैं, जैसे एडवोकेट्स या लॉयर्स के या कंसल्टेंट के, सीए के ऑफिसेस होते हैं, ऐसे छोटे ऑफिसेस में, फिर हॉस्पिटल्स में किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। और आप से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए पॉइंट्स, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, तो आपको मदद करेगा ये सेशन आपको आगे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बेनिफिट्स को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी बंद कमरे में या पार्शियली बंद कमरे में आज की डेट में, आपको पता है पैंडेमिक की सिचुएशन में अब ये जो है ऑलमोस्ट हमारे लिए एक नॉर्मल सिचुएशन बन रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो बंद कमरे हैं, खास करके डॉक्टर के रूम है, ऑफिसेस है, छोटे बड़े ऑफिसेस है, खास करके हॉस्पिटल्स है, ऐसे सिचुएशन में हम हमारे लिए खतरा कहाँ से है, क्यों खतरा है, कहाँ से खतरा है, किस चीज से खतरा है, और उस डेंजर को, खतरे को हम अपने एयर प्योरीफायर से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो मैं आपको आर्टिकल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो एक WHO का आर्टिकल है जो पिछले साल अप्रैल के महीने में पब्लिश हुआ था, बट ये आज की डेट में भी उतना ही रेलिवेंट है जब तब था। सो आपने अगर पहले हमारे सेशंस को अटेंड किया है तो आपने ये देखा होगा कि हमने हमेशा इसी चीज पे इंसिस्ट किया है कि किसी भी बंद कमरे में या किसी भी लेस वेंटिलेटेड स्पेस में कोरोना वायरस से खतरा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी एक रीसेंट स्टडी जो लैंडसेट करके एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है, उनका भी जो स्टडी आया है, उसी चीज में भी उन्होंने इसी चीज की जिक्र किया है कि किसी भी पार्शियली वेंटिलेटेड रूम या लेस वेंटिलेटेड रूम में, या आप कह सकते हैं कि एयर कंडीशन रूम में कोरोना वायरस को स्प्रेड करने का खतरा सबसे ज्यादा है। तो ये क्यों है, खतरा ज्यादा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्शन फैलता कैसे है? ये जो इन्फेक्शन है वो आपको पता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं या जब हम बात करते हैं, खास करके जब हम सांस छोड़ते हैं तो उतना ज्यादा खतरा नहीं होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम हंसते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, या गाना गाते हैं, है ना, खास करके इस समय ये जो इन्फेक्शन है जो मुंह के अंदर होते हैं, उस इन्फेक्शन का बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है उनको, और उनको साथ में मिलता है कैरियर। और कैरियर क्या होता है? जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से कई पानी की बूंदें निकलती है जिसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जिसकी जिक्र की गई है, ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है ये कई अलग अलग साइजेस के होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो उस समय कुछ बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलते हैं। बड़े ड्रॉपलेट से तो हमें उतना खतरा नहीं है, लेकिन जो बहुत छोटे इनविजिबल ड्रॉपलेट्स होते हैं, कई हजारों ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। जब हम बात करते हैं तो हजारों ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और ये जो ड्रॉपलेट्स है ये बनता है कोरोना वायरस का कैरियर, सहारा। मतलब कोरोना वायरस हमारे मुंह से, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के मुंह से ऐसे ही नहीं निकलता, उनको कैरियर चाहिए। और ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, जो पानी की बूंदे जो हमारे मुंह से निकलते हैं, ये बन जाता है कोरोना वायरस का कैरियर। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी बंद कमरे के अंदर है या पार्शियली वेंटिलेटेड रूम के अंदर है, तो ये जो ड्रॉपलेट है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट, जिसे आप इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट कह सकते हैं, ये जो हल्के होते हैं ये काफी देर तक हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। और मैं आपको मेजरमेंट के तौर पे बताता हूं कि ये ड्रॉपलेट्स जो हल्के कितने होते हैं। मतलब 90% जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये हल्के इतने होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और बहुत देर तक हवा में तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, राइट। तो ये हल्का कितना होता है? मान लीजिए कि हमारे जो बाल है, हमारे जो हेयर है, वो
70 माइक्रोन के है। जस्ट रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूं कि हमारे बाल अगर 70 माइक्रोन के हुआ, 70 माइक्रोन, मान लीजिए 60 टू 70 माइक्रोन के रेंज में होता है हमारे बाल, तो ये जो सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है ये 0.5 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक के होते हैं, राइट। सो आप समझ सकते हैं कि ये लगभग लगभग 30 से 50 गुना, 30 से 100 गुना, 30 से 100 गुना छोटा है हमारे एक बाल से। ये है इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो कोरोना वायरस के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है इन्फेक्टेड, जो हवा में काफी देर तक तैरते रहते हैं, काफी देर तक सस्पेंडेड रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर उस कमरे में इन्फेक्टेड पर्सन के साथ साथ हेल्दी लोग भी है, तो उनका जो है हेल्दी लोगों का एक्सपोजर बढ़ जाएगा, मतलब वो काफी देर तक सस्पेंडेड रहेंगे। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका इंटरैक्शन किसी इन्फेक्टेड पर्सन से घर के बाहर होता है, मतलब खुले आसमान के नीचे सड़क के ऊपर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आपका मतलब बातचीत होती है, आपकी इंटरैक्शन होती है। अगर वो इंटरैक्शन 2 मिनट 5 मिनट का हुआ, अगर आप भी मास्क पहने हैं, वो भी मास्क पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया, तो आपको किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। अगर वो आधे घंटे भी आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के आउटडोर एनवायरनमेंट में आप इन्फेक्टेड पर्सन से बातचीत करेंगे, तो आपको किसी भी चीज का खतरा नहीं है। मतलब खतरा ऑलमोस्ट 99.99% खत्म हो जाता है आउटडोर एनवायरनमेंट में, चूंकि हवा की नेचुरल मूवमेंट होती रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वही सिचुएशन किसी बंद कमरे के अंदर होता है, सो ये जो खतरा है ये ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब जो, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं, आउटडोर एनवायरनमेंट में चूंकि एक हवा की नेचुरल मूवमेंट है, वहां पे अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखा, दोनों आदमी ने मास्क पहना है, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से आधे घंटे पौन घंटे भी बात करते हैं, तो खतरा मिनिमल होता है, मिनिमल खतरा होता है। ऐसा नहीं कहूंगा कि खतरा बिल्कुल भी नहीं है, बट मिनिमल खतरा है। लेकिन वही इंटरेक्शन अगर आपको आपका 5 मिनट के लिए भी होता है, तो वो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है वो काफी देर तक हवा में रह जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि इन्फेक्टेड पर्सन 5 मिनट के बाद निकल गया रूम से, लेकिन वो इन्फेक्शन जो ड्रॉपलेट्स छोड़ के जाते हैं वो कमरे के अंदर काफी देर तक तैरते रहते हैं। तो ये है खतरा, ये है जो सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते। किसी भी बंद कमरे में, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस है, चाहे डॉक्टर का क्लिनिक है, चाहे हॉस्पिटल है, ये हर बंद एरिया में ये खतरा रहेगा ही रहेगा। इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड पर्सन का क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप ये कह सकते हैं कि एक्सपोजर काफी हद तक बढ़ जाता है। सो ये है सिचुएशन, ये है प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमारे प्यूरिफायर किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। सो 1 मिनट का बस समय दीजिए, मैं प्रेजेंटेशन को खोल लेता हूं। हमारे प्यूरिफायर में, शार्प एयर प्यूरिफायर में, सिर्फ और सिर्फ शार्प एयर प्यूरिफायर में आपको 2 तरीके के टेक्नोलॉजी दिए जाते हैं। पहला टेक्नोलॉजी ये है कि फिल्ट्रेशन सिस्टम। आप देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे एयर प्यूरिफायर मिलेंगे, आपको फिल्टर्स भी उनमें मिलेंगे, लेकिन उनका फिल्ट्रेशन सिस्टम और हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम में किस तरीके का फायदे हैं, किस तरीके के बेनिफिट है, मैं बताता हूं। और ये कैसे क्रॉस इन्फेक्शन को और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हवा में तैरते रहते हैं उसको रिड्यूस कर सकता है, वो भी बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब बंद कमरे में हमारे एयर कंडीशनर चल रहा है, तो वो सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का तो कंसेंट्रेशन घट जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो छोटा पार्टिकल मैंने बताया कि बहुत छोटे हैं, वो लगभग लगभग मान लीजिए हमारे बाल से 100 गुना छोटा है, 100 गुना। तो अगर 100 गुना छोटा पार्टिकल है विथ कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, सो वो एयर कंडीशनर में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जो उसे रोक सके। वो एयर कंडीशन क्या करेगा, उसको सर्कुलेट करता रहेगा रूम के अंदर।
एसी से आप ये समझ सकते हैं कि 10-15% कम हो सकता है, लेकिन बाकी 85-90% सस्पेंडेड रह जाएगा कमरे के अंदर, और जिससे हमारे एक्सपोजर बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। सो ऐसे सिचुएशन में एयर प्योरीफायर किस तरीके से मदद करता है मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं फिल्टर्स जो है एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। मतलब एक तरफ से हवा को खींच लेते हैं और फिल्टर के अंदर इंप्यूरिटीज को एब्जॉर्ब करके दूसरी तरफ से क्लीन एयर निकाल देता है। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है। लेकिन ये जो वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, ये तभी बेहतर काम कर पाएगा ना जब जब पूरे कमरे की हवा को खींच के ला पाएगा। यही है सबसे बड़ी कमी दूसरे ब्रांड के एयर प्योरीफायर की। सॉरी, दूसरे ब्रांड का एयर प्योरीफायर की जो हवा निकलते हैं, एयर प्योरीफायर से जो हवा निकलते हैं वो स्ट्रेट 90 डिग्री में निकलता है। मतलब बिल्कुल सीधे सीधे निकलता है और सीलिंग से जाके टकरा के फिर वह नीचे आ जाते हैं। मतलब मान लीजिए ये एयर प्योरीफायर है, दूसरे ब्रांड में ये सीधे ऊपर की तरफ जाती है और सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्योरीफायर की एफिशिएंसी रहेगी वो सीमित रहेगी प्योरीफायर के आसपास। सो ये जो लिमिटेशन रहता है, इस वजह से पूरे कमरे की सफाई बेहतर तरीके से हो नहीं पाती दूसरे ब्रांड में। हो सकता है स्पेसिफिकेशन वाइज आपसे बेटर हो, हमारे से स्पेसिफिकेशन वाइज बेटर हो। वो कहेंगे आपको कि देखो हमारा प्रोडक्ट 400 स्क्वायर फीट पे काम करता है, 500 स्क्वायर फीट पे काम करता है, कहने को कुछ भी दे देंगे। ऑन पेपर आपको बहुत अच्छा लगेगा स्पेसिफिकेशन, लेकिन रियलिटी सच्चाई ये है कि जब हवा स्ट्रेट ऊपर की तरफ निकलती है और यहीं पे वापस आती है तो प्यूरीफायर के आसपास ही एफिशिएंसी रहती है। मतलब 5-10 फीट दूर में आपको उतना एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। आपको सुन के ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। अगर सीधे हवा ऊपर की तरफ आ रही है या 360 डिग्री, मतलब कई ब्रांड ऐसे भी है जो 360 डिग्री आपको देता है, 360 डिग्री का सक्शन खींच लेते हैं, लेकिन आप भी कमरे के बीच में तो लगा नहीं पाएंगे, आपको लगाना है कमरे के साइड में। सो उस केस में आपका तो वैसे ही 50% एफिशिएंसी ड्रॉप हो गया, क्योंकि अगर आपने दीवार के पास लगा दिया आधा तो दीवार में अटक जाएगा। सो ये है लिमिटेशन बाकी ब्रांड के प्योरीफायर की। वैसे तो फिल्टर्स सब लोग देते हैं, मतलब आपको मार्केट में हर एक ब्रांड का फिल्टर्स मिलेगा, बस क्वालिटी में थोड़ा फर्क होता है। हम लोग आपको हेपा फिल्टर की जो क्वालिटी देते हैं वो थोड़ी बेटर क्वालिटी देते हैं। कार्बन फिल्टर मोर और लेस 19-20 का फर्क होता है, लेकिन प्री फिल्टर हमारी काफी स्ट्रांग है, मतलब एफिशिएंट है। क्योंकि ये आप ये समझ लीजिए कि हमारे बाल से जो 6-7 गुना छोटा जो पार्टिकल है उसको भी हमारे प्री फिल्टर, जो ये जाली टाइप का आपको दिख रहा है, ये रोक सकता है। तो इससे इससे फायदा ये होता है कि अगर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, मतलब हमारे बाल जितने और बाल से छोटे पार्टिकल्स जो है मतलब 10 माइक्रोन तक, आप ये समझ सकते हैं कि अगर फिल्टर में, जाली वाले फिल्टर में रुक जाता है तो वो हेपा फिल्टर तक नहीं जाते, तो उससे हेपा फिल्टर की लाइफ बढ़ जाती है। और ये जो बाहर की जाली है इसको आप हफ्ते में एक बार धो सकते हैं, जिससे आपकी प्योरीफायर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। राइट। सो लेकिन अगर मैं एयर फ्लो की बात करूं, हमारे पास एक यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो है। जैसे कि आप देख सकते हैं हवा थोड़ा सा एंगल में निकलता है, ऐसे ऐसे एंगल में निकालते हैं हम लोग हवा। आपने प्योरीफायर अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा जो ऊपर की जाली है वो थोड़ी सी एंगल में है, सीधे नहीं है। बाकी ब्रांड के सीधे होते हैं, हमारे थोड़े से एक एंगल में है, जिससे हवा एक एंगल में निकलता है, जिससे पूरे कमरे को साफ हवा पहुंचा सकते हैं। पूरे कमरे में साफ हवा पहुंचा सकते हैं, जो बाकी ब्रांड नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जब साफ हवा पूरे कमरे में पहुंचाएंगे, उसके साथ साथ गंदी हवा को भी पूरे कमरे से खींच के लेके आ सकते हैं। अब आप इसको रिलेट करिए, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम बता रहा था कि जो सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है इन्फेक्शन के साथ, हाँ, इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो हवा में तैर रहे हैं वो तो कहीं भी जा सकता है, वो तो कमरे के किसी भी कोने में रह सकता है। इसका एफिशिएंसी आपको एयर प्योरीफायर से तभी मिलेगा जब पूरे कमरे की बेहतर आप सफाई कर पाएंगे, पूरे कमरे से इंप्यूरिटीज को खींच के लेके आ सकते हैं
और पूरे कमरे में साफ हवा को रिसाइकिल करके पहुंचा सकते हैं। सो ये जो एफिशिएंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्यूरिफायर तो कोई भी लगा लीजिए, मार्केट में आपको 8-10 हजार में बहुत सारे प्यूरिफायर मिल जाएंगे, राइट। लेकिन एफिशिएंसी आपको शार्प एयर प्यूरिफायर ही दे सकता है, क्योंकि हमारा जो यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो है, जिसके कारण बेहतर एयर फ्लो और सक्शन आपको मिल सकता है। सो ये था हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम। और इसके साथ साथ हम आपको हमारे प्यूरिफायर में देते हैं प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। अगर आप मुझे पूछेंगे कि प्लाज्मा क्लस्टर क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जो सेफ है, सर्टिफाइड है और इफेक्टिव है। आप देखेंगे मैंने सेफ और इफेक्टिव पे जोर लगाया। मैंने क्यों जोर लगाया आपको मैं बताता हूं। किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए सेफ्टी और इफेक्टिवनेस कितना जरूरी होता है, ये मैं छोटा सा एक एग्जांपल देके बताऊंगा। मान लीजिए आज हम वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीन के 2 टाइप के वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है। अब ये आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कोई ऐसी वैक्सीन, जो मान लीजिए तीसरी और चौथी वैक्सीन कोई लॉन्च हो जाए, कोई ऐसी, मतलब वैसे तो नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मान लीजिए आपको कोई वैक्सीन का ऑप्शन दिया जाता है जो सेफ है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, क्या आप उस वैक्सीन को लेंगे? नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है नहीं लेंगे। दूसरा ऑप्शन अगर आपको दिया जाए कि इफेक्टिव है लेकिन सेफ नहीं है, क्या आप उस वैक्सीन को लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, कतई नहीं लेंगे। सो आप कौन सा वैक्सीन लेना पसंद करेंगे? जो सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। ठीक उसी तरीके से किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये नेचुरल है, सेफ है, इफेक्टिव है और सर्टिफाइड है। तो सर्टिफाइड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 33 लैब्स द्वारा दिए गए टेस्ट रिजल्ट्स और सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये उन 33 लैब्स की लिस्ट है। आप देख सकते हैं, ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं। ये उन 33 लैब्स की लिस्ट है जिन्होंने कई सारे इंप्यूरिटीज पे, जैसे वायरस पे, एलर्जेंस पे, फंगस पे, बैक्टीरिया पे, कई और बेनिफिट्स पे हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट किया है। और ये देख सकते हैं आप 155 पेज का डॉक्यूमेंट जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये 155 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, हमारे पास कोई छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं छुपाते हैं। हम अगर ये कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी नेचुरल है, सेफ है, इफेक्टिव है, तो उसके बैकअप में हमारे पास 155 पेज का क्रेडिबल और बिलीवेबल डॉक्यूमेंट है, जो थर्ड पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। शार्प ने अपने आप रिपोर्ट नहीं बनाया, ये थर्ड पार्टी लैब्स द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किए गए हैं और ये प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया गया है। ये आप खुद देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे शार्प के वेबसाइट से। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये है हमारे टेक्नोलॉजी की ताकत, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि पहला पॉइंट तो ये हो गया प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में। दूसरा पॉइंट, प्लाज्मा क्लस्टर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। सिर्फ एकलौता प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है दुनिया का एकमात्र एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देता है, कि फ्रेश एयर जनरेट करता है, घुटन को खत्म करता है, फिर जितने भी केमिकल्स, गैसेस और फ्यूम्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको एब्सॉर्ब नहीं करता। सो हम केमिकल्स के लिए डुअल प्रोटेक्शन देते हैं। एक तो हेपा फिल्टर, सॉरी कार्बन फिल्टर है जो केमिकल्स और गैसेस को एब्सॉर्ब कर सकता है, और उसके साथ साथ प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो केमिकल्स और गैसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय करते हैं। ये आपने डेमो देखा होगा, कई डेमो ऑलरेडी हमारे वीडियोस अवेलेबल है, जहां पे हमने जैसे एमोनिया है NH3, एमोनिया के कई तरीके के डेमो दिखाए हमने कि किस तरीके से एमोनिया के स्मेल को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ठीक है। सो ये बहुत इजी है चेक करना कि हाँ किस तरीके से स्मेल, गैसेस, केमिकल फ्यूम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10-20 रुपए की गंदी नोट है, आप उस गंदी नोट को अगर एयर प्योरीफायर के ऊपर 15-20 सेकंड के लिए रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके स्मेल जो है काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कई बार लोग मुझे ये भी कहते हैं कि देखो, आप एमोनिया को अगर
फैन के आगे भी लगा देंगे तो भी स्मेल खत्म हो जाता है। स्मेल खत्म नहीं होता, डिफरेंस है। प्लाज्मा क्लस्टर जब एमोनिया से इंटरेक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो प्लाज्मा क्लस्टर एमोनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन और वाटर में। लेकिन जब आप पंखे के आगे एमोनिया को लगाएंगे तो वो डिसिपेट कर देता है, आपको लगेगा कि स्मेल कम हो गया, लेकिन वो स्मेल फैल गया है कमरे के अंदर। ये है डिफरेंस। हमारा एयर प्योरीफायर स्मेल को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरी तरफ अगर आप, कई लोग मुझे कहते हैं कि देखो पंखे के आगे भी अगर हम 10 रुपए का 20 रुपए का नोट रख देंगे तो भी स्मेल कम हो जाती है। स्मेल कम हो जाएगी नोट में से, लेकिन जो स्मेल नोट के ऊपर थे वो कमरे के अंदर फैल जाएंगे। तो ये डिफरेंस है। सो आप खुद सोच लीजिए, आप कमरे के अंदर पूरे गंदगी को फैलाना चाहते हैं या प्लाज्मा क्लस्टर यूज करके आप उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और उसको कम से कम करना चाहते हैं। ठीक है ना। सो तीसरा बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की सिचुएशन को देखते हुए कि हमारे पास कई सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, कई सारे डिटेल टेस्ट रिजल्ट्स अवेलेबल है जो प्लाज्मा क्लस्टर बहुत सारे डेडली वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे H1N1, स्वाइन फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, और अभी रिसेंटली जो SARS-CoV-2 के भी रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है वो SARS-CoV-2 वायरस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये टेस्ट जो है नागासाकी यूनिवर्सिटी में किया गया है। ये जो 3 साइंटिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने इस टेस्ट को किया और उनके लैब टेस्ट के द्वारा ये प्रूव हुआ है कि 30 सेकंड के अंदर 91.3% तक SARS-CoV-2 को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। खैर ये जो है लैब टेस्ट है, एक्चुअल रिजल्ट्स कई मतलब अलग होंगे। तो अब आप सोचिए, जो मैं आपको शुरुआत में कह रहा था कि किसी भी कमरे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नीचे डायग्राम बना हुआ है, किसी भी कमरे में इन्फेक्टेड पर्सन हो सकते हैं और हेल्दी पर्सन हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप अगर शार्प का एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं तो शार्प एयर प्योरीफायर दो चीजों से, एक तो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी और दूसरा हमारे इफेक्टिव एयर फिल्टर सिस्टम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक बेहतर एफिशिएंसी देता है और हवा के अंदर से सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो है, इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, उसको रिड्यूस करने में मदद करता है और आपके क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है, आपके एक्सपोजर को रिड्यूस करता है। तो ये है हमारी स्टोरी और ये है हमारा प्रोडक्ट और उसका प्रूफ। अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। आपको उम्मीद करता हूं आपको अभी ये मैं एक्सप्लेन कर पाया। दो टॉपिक पे हमने बात किया। पहला टॉपिक ये था कि खतरा क्यों है, खतरा किस चीज से है और क्यों है, और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। कॉन्सिक्वेंस ये है कि एक्सपोजर जब बढ़ेगा आपका तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर आप 2-3 घंटे उसी कमरे में रहेंगे जिसमें सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स घूम रहा है तो काफी हद तक एक्सपोजर का खतरा बढ़ जाता है, राइट। और दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि हमारा प्योरीफायर किस तरीके से बेहतर है मार्केट के अवेलेबल एयर प्योरीफायर से, और हम आपको एक कॉम्बिनेशन जो टेक्नोलॉजी देते हैं, जो हेपा फिल्टर जो फिल्ट्रेशन सिस्टम और प्लाज्मा क्लस्टर का मिला के, और साथ के साथ आपको ये भी क्रेडिबल रिपोर्ट मिलता है कि हाँ, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चाहे स्पीड कोई भी हो सकता है लैब में अगर 30 सेकंड लगे, हो सकता है किसी कमरे में आधे घंटे लगे, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब कंटिन्यूअसली ये चलता रहेगा तो काफी हद तक एक्सपोजर को भी रिड्यूस कर सकता है। ये है पॉइंट। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि डॉक्टर्स को कैसे अप्रोच करेंगे, डॉक्टर्स को बात कैसे करेंगे, हॉस्पिटल में जब हम मिलने जाएंगे तो हॉस्पिटल में कैसे बात करेंगे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एयर प्योरीफायर एज ए प्रोडक्ट के बारे में हमें बात नहीं करना है शुरू में। हम पहले, जैसे मान लीजिए आप फोन करते हैं किसी से, फोन पे आप ऐसे पूछेंगे कि सर या मैडम व्हाटएवर, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं और हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिससे आप अपने क्लिनिक में क्रॉस इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। क्रॉस इन्फेक्शन
और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये कहेंगे तो डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि भाई आपके पास क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि ये काम करने के लिए, ये जो दो काम की बात मैं कर रहा हूँ, क्रॉस इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रिड्यूस करना, इस काम के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बहुत सारे। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉगिंग किया जाता है, कमरे के अंदर फॉगिंग की जाती है। आपको पता है फॉगिंग, फॉगिंग का मतलब है कि आप कमरे को बंद करके, कुछ जैसे मच्छर को मारने के लिए वो आजकल वो नहीं मिलते जो जिसमें धुआं धुआं हो जाता है, उस तरीके से कमरे के अंदर आप एक केमिकल्स होते हैं कुछ, उस केमिकल का एक सोल्यूशन बना के उसको कमरे के अंदर पूरा स्प्रे कर देते हैं। जब आप स्प्रे करते हैं तो हवा हवा के अंदर या सरफेस पे जो भी इंफेक्शंस है वो खत्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, आप उसको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24 घंटे में आप फॉगिंग कितनी बार करते हैं? एक बार करते होंगे या 2-3 दिन में एक बार करते होंगे। तो बाकी जो समय है जिस समय आपने फॉगिंग नहीं किया, आप फॉगिंग कब कब करते हो? आप फॉगिंग तब करते हो या तो रात को जब आप क्लिनिक बंद करते हैं उस समय फॉगिंग की जाती है, राइट। हॉस्पिटल में तो बंद नहीं हो सकता क्लिनिक, या हॉस्पिटल तो बंद नहीं हो सकता, तो वो दिन में एक बार कभी फॉगिंग कर देते हैं। और वो हॉस्पिटल में फॉगिंग इतना इफेक्टिवली हो भी नहीं पाता क्योंकि हमेशा लोग रहते हैं। जब आप फॉगिंग करेंगे तो उस कमरे को खाली करना पड़ता है। सो ये तो एक मैकेनिज्म हुआ। इस मैकेनिज्म से आपको इफेक्टिवनेस तो मिलेगा लेकिन सेफ्टी नहीं है, कमरे के अंदर से लोगों को निकालना पड़ेगा। दूसरा, जब फॉगिंग नहीं करेंगे तब जो सस्पेंडेड रहेगा हवा के अंदर इन्फेक्शन, उसका क्या मतलब? दिन में तो आप 10 मिनट आधे घंटे फॉगिंग करेंगे, लेकिन बाकी जो 23 घंटे हैं उस दौरान जो इन्फेक्शन रह जाएगा कमरे के अंदर, उसका क्या? सो ये है पॉइंट नंबर 1। कई लोग कमरे के अंदर यूवी लाइट लगाते हैं, खास करके डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट होते हैं या जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं, वो कमरे के अंदर यूवी लाइट, जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट लगता है उसी तरीके से यूवी लाइट लगाते हैं। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन यूवी लाइट क्या करता है? वो ओजोन निकालता है, और आपको पता है कि ओजोन जो है हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। उस यूवी लाइट जब आप चलाएंगे तब भी आपको उस कमरे के अंदर से बाहर आना पड़ेगा। आप यूवी लाइट चला के कमरे के अंदर नहीं रह सकते। आप 5 मिनट 6 मिनट रह सकते हैं, आप चला के थोड़ी देर सेटिंग करके आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो हाई इंटेंसिटी में ओजोन क्रिएट करता है यूवी लाइट, वो ओजोन हमारे गले में, हमारे स्किन में काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, आंखों में भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उस दौरान कमरे के अंदर नहीं रह सकते। और यूवी लाइट अगर किसी कमरे में आप लगाते हैं तो मिनिमम आपको 1.5 से 2 घंटा उसको चला के रखना पड़ेगा। मतलब 1.5 से 2 घंटे जब आपकी यूवी लाइट चल रही है, और उसके बाद जब आप यूवी लाइट को बंद कर देंगे उसके बाद भी आधे घंटे से पौन घंटे तक उस कमरे में नहीं जा सकते। तो लगभग लगभग 2.5 से 3 घंटे का प्रोजेक्ट हो गया। तो ये भी इतना, आप सोच सकते हैं कि हर एक चीज का लिमिटेशन है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप यूवी लाइट यूज कर रहे हैं या फॉगिंग यूज कर रहे हैं तो आप एयर प्योरीफायर के यूज करने से उसको बंद कर देंगे। मेरा कहना यह है कि जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ आप अगर एयर प्योरीफायर का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक बेहतरीन एफिशिएंसी देता है, आपका सुरक्षा कवच जो है और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और और भी कई तरीके हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के, कई तरीके के, जैसे खास करके जो डेंटिस्ट होते हैं वो एक वैक्यूम वैक्यूम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जो जहां पे वो ऑपरेट करते हैं। जैसे डेंटल के लिए क्या होता है कि पेशेंट और डॉक्टर बहुत क्लोज रहते हैं और पेशेंट का मुंह खुला हुआ होता है। आप मास्क पहना के तो डेंटिस्ट अपना काम नहीं कर सकता, तो मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। जब मुंह खुली रहती है तो उस केस में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। तो उस केस में क्या करते हैं ये लोग, पेशेंट के मुंह के पास एक बहुत हाई पावर वैक्यूम सक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस वैक्यूम सक्शन जो है वो बड़े पार्टिकल्स को तो एब्जॉर्ब कर देगा, खींच लेगा, लेकिन जो हल्के होते हैं वो उस उतना इस तरीके से नहीं कर पाते। और हल्के भी वो सस्पेंडेड रहते हैं हवा में, और इसमें नॉइज बहुत होता है। सो इस तरीके से कई सारे और भी मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आज की डेट में जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो जब आप डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज अवेलेबल है मार्केट में, राइट। तो अब हमारा प्रोडक्ट
ऐसी जगह में कहाँ फिट होता है? अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, डॉक्टर चेम्बर की बात करूं, डॉक्टर के चेम्बर या डेंटल क्लिनिक, जहां पे डेंटल ऑपरेटरी कह सकते हैं आप उसको, वो एरिया 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता है, छोटा होता है। आप खुद सोचिए, जहां पे डॉक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं अपने पेशेंट से, हाँ, तो वो एरिया इतना बड़ा नहीं होता है, वो 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता है। खैर, वेटिंग एरिया ज्यादा होता है, वहां पे आप हमारे प्रोडक्ट जो 250 स्क्वायर फीट कवर करता है, वो अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक में लगाएंगे, मैं आपको एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, ये चीजें आपको आपको पूछा जाएगा जब आप आ, किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे। हमारा प्योरीफायर 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीन करता है, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। और ये जो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट को अराइव कहां से किया हमने, CADR करके एक स्पेसिफिकेशन होता है, क्लीन एयर डिलीवरी रेट। तो CADR कैलकुलेट की जाती है क्यूबिक मीटर पर आवर, लेकिन हम अपने कमरे का जो डायमेंशंस है वो अब मीटर से तो मेजर करते नहीं है, हम स्क्वायर फीट पे मेजर करते। तो हमने क्या किया, जो हमारी स्पेसिफिकेशन है क्यूबिक मीटर पर आवर की, उसको हमने स्क्वायर फीट पे कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा प्योरीफायर आपको 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीनिंग एफिशिएंसी देता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अलग अलग कमरे, जैसे 60 स्क्वायर फीट का कमरा है तो आपकी क्लीनिंग कितनी स्पीड पे होगी, 100 स्क्वायर फीट पे क्लीनिंग कितनी स्पीड पे होगी, 130 140 स्क्वायर फीट में किस स्पीड पे होगी। तो ये एक चार्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये है हमारी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी। तो आप अगर डॉक्टर से जैसे बात करेंगे कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जिससे क्रॉस इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट निकाल सकते हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि भाई आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है। सो आप उनसे दोबारा पूछिए, आप उनसे रिवर्स क्वेश्चन पूछिए, सर इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अभी इस समय क्या आप इन्फेक्शन कंट्रोल और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट को रिड्यूस करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं आप? तो अगर आप पूछेंगे तो वो या तो यूवी लाइट के बारे में बताएंगे या तो फॉगिंग के बारे में बताएंगे। तो फॉगिंग तो हर कोई करता है, फॉगिंग के लिए, फॉगिंग तो कंपलसरी हो गया है किसी भी डॉक्टर के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से फॉगिंग करना ही करना है उनको। यूवी लाइट भी कई सारे लोग लगा देते हैं। तो हम ये जानने के बाद हम उनसे कहेंगे कि देखिए, आपको तो पता है कि जिस समय आप फॉगिंग करते हैं उस समय आपका इन्फेक्शन खत्म हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर उस कमरे में आप जाते हैं तो आपको इन्फेक्शन कम मिलेगा, राइट। लेकिन वो फॉगिंग का इफेक्ट जैसे जैसे लोग आते रहेंगे, जैसे जैसे लोगों का आना जाना होगा, फॉगिंग के इफेक्ट धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो वो इन्फेक्शन फिर से कमरे के अंदर भर जाएगा, राइट। ठीक उसी तरीके से यूवी लाइट के साथ भी ऐसे ही होगा। तो हम आपको जो ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपको जो प्रोडक्ट की प्रपोजल बता रहे हैं, वो आप 24 घंटा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लिनिक में। चाहे हो सकता है आपकी क्लिनिक 24 घंटे ना हो, काम ना करते हो, लेकिन जितनी देर आप क्लिनिक में रहते हैं पूरे समय चला सकते हैं। और ये आपको एक बेहतर प्रोटेक्शन देता है पूरे समय तक। सो वो पूछेंगे आपसे कि क्या है, आप कहिए, फिर हम लोग एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम प्रमोट करते हैं। सो ये एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम दो तरीके के टेक्नोलॉजी है जिससे एक बेहतर एफिशिएंसी आपको दे सकता है। अगर आप बुरा ना मत मानिए तो मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेज देता हूँ, या तो आप अगर टाइम देंगे तो मैं आके आपसे मिल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप एक टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर अगर उनके कन्वीनियंस के हिसाब से है, अगर आप मिलते हैं तो आप उनको दिखाइए कि हमारे पास फिल्टर कैसे काम करता है, बेटर क्यों है जो 20 डिग्री एयर फ्लो, और साथ में प्लाज्मा क्लस्टर के सर्टिफिकेट्स को जरूर दिखाइए, क्योंकि इकलौता शार्प एक ऐसी कंपनी है जिनके पास इस तरीके के टेक्नोलॉजी है, जिनके पास इतनी क्रेडिबल सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। तो खास करके 20 डिग्री एयर फ्लो के बारे में जरूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि आप जब कहेंगे कि हमारी क्लीनिंग स्पीड 12 स्क्वायर फीट पर मिनट है, तो डॉक्टर आपसे कहेंगे कि ये तो बहुत कम है, हमें तो हमें तो 20 चाहिए, 25 चाहिए। आप उनसे ये कहिए कि बिल्कुल हो सकता है आपको चाहिए हो सकता है आपको मार्केट में मिल भी रहा हो, लेकिन वो ऑन पेपर आपको बहुत अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन दे देंगे, लेकिन टेस्ट करने का तो कोई तरीका इंडिया में है ही नहीं आज की डेट में। लेकिन शार्प जो आपको क्लीनिंग स्पीड दे रहा है, ये ग्लोबली वेरीफाइड है। शार्प
जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो यूरोपियन और जापानी स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं। तो हम कभी भी स्पेसिफिकेशन को ओवररेट नहीं करते, जितना है उतना ही बताते हैं। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इस तरीके का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो बाकी जो ब्रांड्स है वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। और ऑन पेपर आपको बहुत अच्छा लगेगा दिखने में कि देखो 20 स्क्वायर फीट पर मिनट क्लीनिंग स्पीड दे रहा है, लेकिन आप उनसे कहिए कि नंबर 1 आपको प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है कि ये 20 स्क्वायर फीट एक्चुअली दे रहा है। और दूसरी बात, हम जो आपको 20 डिग्री एयर फ्लो दे रहे हैं, जिसके कारण अगर हमारी क्लीनिंग स्पीड कम है तो एफिशिएंसी बेटर होगा। मतलब 20 स्क्वायर फीट पर मिनट से एफिशिएंसी हमारी बेटर होगी, बिकॉज हमारा एक यूनिक एयर फ्लो सिस्टम है जो आपको पूरे कमरे की बेहतर सफाई कर सकता है, जो बाकी ब्रांड नहीं कर सकता, स्पेसिफिकेशन बेटर हुआ तब भी। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा, प्लाज्मा क्लस्टर का तो पता ही चल गया आपको कि सर्टिफाइड है, टेस्टेड है, और पूरी हमारे पास 155 पेज का डॉक्यूमेंट है। और ये अगर डॉक्टर के सामने आप रख देंगे या डॉक्टर को शेयर कर देंगे, वो आपके प्रोडक्ट और आपके प्रपोजल के लिए मना नहीं कर सकते। सो ये था इंडिविजुअल डॉक्टर्स जिनकी अपनी क्लिनिक है, जिनके अपने नर्सिंग होम है, इस तरीके से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे छोटे ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे वकील के होते हैं, एडवोकेट्स के होते हैं, सीए या कंसल्टिंग फर्म के होते हैं, छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं जहां पे जो मान लीजिए जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, वो एक कमरे में बैठते हैं और हो सकता है उसी कमरे में एक कोने में कोई उनके कर्मचारी बैठते हैं, उनके स्टाफ बैठते हैं, या हो सकता है कोई दूसरा कमरा है जहां पे उनके स्टाफ बैठते हैं। तो ऐसे जगह पे भी आप एयर प्योरीफायर को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टाफ है उनको भी क्रॉस इन्फेक्शन से बचाना जरूरी है, क्योंकि स्टाफ का जो एडवोकेट के साथ आना जाना रहेगा तो वो भी एरिया स्टेरिलाइज होने चाहिए। और जहां पे एडवोकेट बैठे हैं या कंसल्टेंट बैठे हैं जो उनका कमरा है, वहां भी स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, वहां भी प्रॉपर क्रॉस इन्फेक्शन से बचना चाहिए। सो जो कंसल्टेंट, ऐसे किसी भी तरीके के छोटे ऑफिसेस जहां पे ऑफिस के ओनर और उनके स्टाफ, इस तरीके के ऑफिसेस में आप हमारे प्योरीफायर आराम से दे सकते हैं, बिकॉज हमारा 250 स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट है। और ऐसे ऑफिसेस और स्टाफ का जो एरिया होता है वो 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होते। तीसरा ऑप्शन, अब हम चलते हैं हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल को हम किस तरीके से प्रोपोज करेंगे, हॉस्पिटल में कहां हम प्रोपोज करेंगे। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है, जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हमारे सबसे पहले ध्यान में आता है कि सबसे पहले हमारे यही ध्यान में आता है कि ओटी में लगाएंगे, आईसीयू में लगाएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ओटी और आईसीयू के लिए ऑलरेडी हर हॉस्पिटल के पास एक स्टैंडर्ड होता है जो एनएबीएल की गाइडलाइन के हिसाब से दी जाती है, तो उनको वो स्टैंडर्ड फॉलो करना ही करना है। तो आप हॉस्पिटल के अंदर ओटी और आईसीयू को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप ये सोचिए कि हॉस्पिटल में कई सारे ऐसे एरियाज है जहां पे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। हमारे प्यूरिफायर बेहतर काम कहां करेगा, जहां पे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। यस, ओटी में भी होंगे, आईसीयू में भी होंगे, लेकिन ओटी और आईसीयू के ऑलरेडी उनके पास एक गाइडलाइन है जिसको वो फॉलो करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। तो वहां के लिए छोड़ दीजिए, अनलेस अदरवाइज डॉक्टर खुद आपसे पूछे कि ओटी के लिए आप कुछ सोल्यूशन दे सकते हो कि नहीं, तब आप बता सकते हैं उनको कि हमारा प्योरीफायर ओटी में भी चल सकता है। लेकिन जो भी आप इन्फेक्शन कंट्रोल का काम कर रहे हैं, वहां भी फॉगिंग होता है, वहां भी हेपा फिल्टर लगे होते हैं, वहां भी यूवी लाइट लगे होते हैं। तो सारे चीजों के साथ आप एयर प्योरीफायर लगाते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको ऐड करता है। ऐसा नहीं है कि एयर प्योरीफायर लगाने से बाकी चीजों को आप खत्म कर सकते हैं, नो। मना नहीं कर रहा हूं कि ओटी आईसीयू में नहीं लगा सकते, लेकिन हॉस्पिटल में कई ऐसे एरियाज है जो इग्नोर किए गए हैं, जिसको लोगों ने अभी तक प्रॉपर तरीके से उसको ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एरियाज, और वहां पे सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना है। जैसे कि आपको पता है कि हॉस्पिटल में कई तरीके के लोग आते हैं, हेल्दी भी और सिक पीपल, दोनों तरीके के लोग आते हैं। बीमार लोग भी जाते हैं और हेल्दी लोग भी जाते हैं। बीमार लोग कम रहते हैं, हेल्दी लोग ज्यादा होते हैं, इसीलिए क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा है। सो अब आप सोचिए कि कौन कौन से टाइप के लोग आते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर के स्टाफ होते हैं, हाँ, फिर पेशेंट होते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं,
हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, हॉस्पिटल के मेंटेनेंस स्टाफ होते हैं। तो देखिए कई तरीके के लोग हॉस्पिटल में इकट्ठा होते हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब आप सोचिए कौन कौन सी एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा इन लोगों का आना जाना है। सबसे पहला है पेशेंट का रूम। जो भी पेशेंट जहां पे रखे जाते हैं, चाहे वो सिंगल कमरे का पेशेंट हो, सिंगल पेशेंट का रूम है, चाहे वो डुअल पेशेंट का रूम है, चाहे ट्रिपल पेशेंट रूम है, सबसे पहला जो पेशेंट रूम है वहां पे इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। क्योंकि वहां पे सारे लोग जाते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर जाते हैं, नर्सेस जाते हैं, साफ अटेंडेंट्स जाते हैं, सब मेंटेनेंस स्टाफ जाते हैं, सफाई कर्मचारी जाते हैं, डॉक्टर और पेशेंट के अटेंडेंट्स भी जाते हैं। सो वहां पे इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। तो पेशेंट रूम में आप एयर प्योरीफायर को प्रमोट कर सकते हैं ये बता के। देखिए यहाँ पे कई तरीके के लोग आते हैं, सो वो कौन सा लोग किस तरीके का इंफेक्शन लेके आ रहा है। मास्क आपको भी पता है कि वैसे तो लोगों को हमेशा ये कहा जाता है कि मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनो, लेकिन मेरे ख्याल से 50-60% लोग अभी भी सही तरीके से मास्क को नहीं पहनते या सही टाइप के मास्क नहीं पहनते। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह को हल्का सा ढाक लिया या नाक को खोल के रखा है, या तो मतलब मुंह से नीचे लेके आ गए, चिन चिन के ऊपर मास्क लगा दिया। तो ऐसे कई तरीके के लोग गलती करते हैं। सो हॉस्पिटल का जो पेशेंट रूम है वहां पे एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं। जो सिंगल रूम होते हैं पेशेंट का वो भी 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता, आपको पता है। तो हमारा प्योरीफायर जो कि 250 स्क्वायर फीट का है बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है। अगर डुअल पेशेंट रूम हुआ तो आप एक की जगह 2 लगा सकते हैं, अगर ट्रिपल हुआ तो एक की जगह 3 लगा सकते हैं। इस तरीके से हर पेशेंट के लिए एक एक एयर प्योरीफायर, चूंकि वो एक पर्दा टाइप का भी होता है ना, सिंगल रूम में तो पर्दा नहीं होता है, लेकिन अगर मल्टीपल रूम है तो पर्दे होते हैं। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप मल्टीपल रूम अगर है तो आप 2 लगाइए। वैसे तो आप दोनों पेशेंट के बीच में भी लगा सकते हैं। अगर कमरे की साइज 100-150 स्क्वायर फीट है और वहां पे 2 पेशेंट है, उस केस में भी आप एक ही प्योरीफायर बीच में लगा के काम चला सकते हैं। बट रिकमेंडेड होगा कि 2 प्योरीफायर, ताकि बेहतर एफिशिएंसी मिले। क्योंकि पेशेंट को आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं उनकी इम्यूनिटी उस समय वीक होती है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट की जा रही है। आप एक चीज ध्यान दीजिए, पेशेंट्स की इम्यूनिटी कमजोर होती है जिस समय हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो उस समय इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। आपने एक शब्द सुना होगा, अगर आप डॉक्टर से थोड़ा सावधानी से कहिएगा, क्योंकि हर डॉक्टर इस बात पे नाराज होता है, कोई भी हॉस्पिटल को इस बात पे नाराजगी होती है। एक शब्द है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब पेशेंट कुछ बीमारी लेके हॉस्पिटल में जाते हैं और चूंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो दूसरी बीमारी पकड़ लेता है, जिसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहा जाता है। इस चीज के बारे में सबको पता है, लेकिन कोई खुल खुल के बात नहीं करता। तो आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट को जो आप रखते हैं, 2 पेशेंट को 3 पेशेंट को एक साथ, एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट तक पहुंच सकता है। तो हमारा प्योरीफायर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। बिकॉज जब आप हवा में से इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देंगे या एब्जॉर्ब कर देंगे तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कम हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं आपको समझा पाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में कहेंगे तो पॉजिटिव तौर पे बताइए कि मान लीजिए पेशेंट है, जो पेशेंट रूम में रखा गया है उस पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है, तो कोई भी दूसरे टाइप के इन्फेक्शन वो पकड़ सकते हैं। हो सकता है बीमारी किस चीज की हो, दूसरा टाइप का इन्फेक्शन उनको अटैक कर सकता है क्योंकि इम्यूनिटी वीक है। सो हमारे एयर प्योरीफायर के लगाने से आप, चूंकि हमारे एयर प्योरीफायर आपको एक होलिस्टिक बेनिफिट देता है, एक बेहतर बेनिफिट देता है, जो सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी के साथ आप वो क्रॉस इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसका भी क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। सो ये है स्टोरी, यह है पहला मतलब एप्लीकेशन जो आप हॉस्पिटल के पेशेंट रूम का। दूसरा लैब सेम है, लैब में कई तरीके के लोग जाते हैं, लैब टेक्नीशियन भी होते हैं, नर्सेस भी जाते हैं, अटेंडेंट्स भी जाते हैं, सफाई कर्मचारी जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स भी जाते हैं। तो वहां पे भी एयर प्योरीफायर का लगाना जरूरी है। बिकॉज अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन छोड़ के जाते हैं वहां पे, चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो,
आप हमेशा याद रखिएगा कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनकी बॉडी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बीमारी से लड़ रहा है, उस समय बहुत आसान होता है किसी दूसरे इन्फेक्शन का अटैक करना। सो आप एयर प्योरीफायर लगा के, चाहे पेशेंट रूम हो, चाहे क्लिनिक, चाहे आपके जो क्या बोलते हैं लैब्स है, वहां भी एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं। और लैब का भी साइज 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता। और तीसरा, डॉक्टर के रूम, जो हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर के रूम होते हैं वहां भी लगाना चाहिए, सेम रीजन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और फाइनली जहां पे नर्सिंग स्टेशन होते हैं ना, आपने देखा होगा कई ऐसी जगह होते हैं जहां पे नर्सेस और हॉस्पिटल के अटेंडेंट एक जगह बैठे होते हैं। हर फ्लोर में एक नर्सिंग स्टेशन होता है, जिसे नर्सिंग स्टेशन कहा जाता है, जहां पे वो इकट्ठे होते हैं, जहां पे डॉक्यूमेंट्स, फाइल वगैरह रखी जाती है, राइट। वहां पे भी एयर प्योरीफायर बहुत जरूरी है। क्यों पता है आपको? क्योंकि वहां पे नर्सेस जो पेशेंट के पास जाते हैं, फिर वापस वहां पे आते हैं, फिर दूसरे पेशेंट के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं, तो ये उस एरिया को भी इंफेक्शन फ्री रखना बहुत जरूरी है। और फाइनली हॉस्पिटल के अंदर एक चेंजिंग रूम होता है। जब हॉस्पिटल में, स्पेशली आज के सिचुएशन को देखते हुए, हॉस्पिटल का चेंजिंग रूम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप घर से एक कपड़ा पहन के आते हैं और हॉस्पिटल के कपड़े में आप बदलते हैं, आप अपने चेंज करते हैं, फिर चेंज करने के बाद आप अपने घर का कपड़े वहां पे छोड़ देते हैं और चेंज करके फिर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। सो चेंजिंग रूम में भी एयर प्योरीफायर लगाना जरूरी है, बिकॉज ताकि आप घर जब पहुंचे तो इन्फेक्शन घर आपके साथ घर ना पहुंच जाए। सो ये भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चेंजिंग रूम होते हैं वो कुछ हॉस्पिटल में बड़े होते हैं, कुछ जगह छोटे होते हैं। मतलब कई ज्यादातर केसेस में तो ऐसे ही होते हैं, एक या दो लोग जाके वहां पे चेंज कर सकते हैं, अपने आप को फ्रेशन अप कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ऐसी सिचुएशन में वहां पे भी आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो ये है एप्लीकेशंस। आज हमने मोटा मोटा ये डिस्कस किया कि किसी भी बंद कमरे में खतरा किस चीज से है, क्यों है, स्पेशली आज के पैंडेमिक के सिचुएशन में, और उस खतरे को रिड्यूस करने के लिए एयर प्योरीफायर कैसे मदद करता है, हमारा एयर प्योरीफायर मार्केट के एयर प्योरीफायर से बेटर कैसे है। और हमने प्रैक्टिकली देखा कि डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को और सेमी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को हम किस तरीके से प्रोमोट कर सकते हैं, किस तरीके की बातें कर सकते हैं, राइट। सो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो भी एप्लीकेशंस की आज हमने बात करी है, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस जो है 100-150 स्क्वायर फीट के अंदर है, और हमारा प्रोडक्ट 250 स्क्वायर फीट का है। तो एकदम आपके पास सही प्रोडक्ट है। आप कभी ये मत सोचिए कि हमारे पास एक ही मॉडल है, हमारे पास छोटा मिडिल साइज का ही प्रोडक्ट है। सो मैंने आज आपको उन्हीं एप्लीकेशंस के बारे में बात किया है जहां पे हमारे प्रोडक्ट फिट हो सकते हैं। 90% केसेस जो आज हमने आपको डिस्कस किया है, जैसे डॉक्टर्स क्लिनिक है, फिर आपका इंडिविजुअल छोटे छोटे ऑफिसेस है या हॉस्पिटल है, ये जितने भी एरियाज के मैंने बात किया, ये सारे सारे हमारे 250 स्क्वायर फीट में फिट हो जाएंगे, एटलीस्ट 85-90%। सो इसके साथ आज का प्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है, बट आई थिंक मैं आपको जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था मैं आपको आज, वो मैं दे पाया हूं और मैं आपको समझा पाया हूं। थैंक यू। सो